नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मुजाहिद त्यागी, क्षेत्रीय मंत्री भाजपा, अल्पसंख्यक मोर्चा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ। जी जी। मुजाहिद जी, थोड़ा सा आप डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ के बारे में हमारे दर्शक को बताइए। डॉक्टर स्टार्टअप यूथ अवार्ड जो रखा गया है वो उनके जन्म दिवस पर रखा गया है जी जी। कि जो लोग अल्पसंख्यक में जो लोग आए हैं, जो सरकार ने उन्हें कुछ मतलब काम के लिए लोन दिया, उसमें काम करके सेटअप आगे बढ़ाया है और उनके हिसाब से काम करके मतलब वो नीचे से ऊपर आए हैं, उनको इसमें यूथ अवार्ड दिया जाता है। जी जी। उसी अवार्ड के सम्मानित करेंगे उन लोगों को। अच्छा अच्छा। चिन्हित किए गए हैं पूरे राष्ट्र से लोग। आप अभी कहाँ से आए हैं? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरठ से आए। तो सर आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को ये बताइए कि इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। जी जी। और लोगों को हमें ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुस्लिमों के लिए किया है, मान लो जैसे इन्हें राष्ट्रपति बनाया, दूसरा कोई और आएगा, उन्हें RFI गवर्नर है, इन्हें सबको ये काम बताया, तो इन सब लोगों को जोड़ के हमें ये सब बताना है और ये सब समझाना है कि जितने बड़े आदमी यहाँ से गुजरे हैं और इन्हें किसी और पार्टी ने अगर ने ऐसा नहीं किया, हमें भाजपा को मुसलमानों को दुश्मन बताती है दूसरी पार्टियां। अच्छा। तो जो ये पार्टी हमारे मतलब भाजपा ने सब चीजें की है, तो मुख्य उद्देश्य तो ये है लोगों को बताने का कि ऐसा सर क्या है, कलाम साहब बहुत अच्छे हमारे वो है प्रेरणा, हम जिनसे प्रेरणा लेते हैं। जी जी। आपने सर एक बात बताइए कि दूसरे पार्टी वाले हमें मुस्लिमों को जो है ना एज ए दुश्मन बता दिया। हाँ। तो ऐसे वो कौन से पार्टी वाले हैं? तो जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है और मतलब BSP, बहुत सारी पार्टियां हैं, सब ये कहती है कि मुसलमानों की दुश्मन है। हालांकि मुसलमानों का जितना उद्धार इस सरकार में हुआ है शायद उन सरकार में ना हुआ हो, हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, मैं शायद तो नहीं कहता, हुआ ही नहीं है। उनमें क्या नाम है, लोगों को जेल कर दिया है, झगड़े आपस के नहीं निपटे। अब जब से ये सरकार आई है झगड़े निमट गए हैं, सब लोग क्या नाम है IPS आई है जो इस लायक, वो सब चीजें हो रही है। लेकिन अखिलेश जी का कहना है कि हमारे सरकार में मुस्लिमों का उद्धार हुआ था, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। उनकी सरकार में कोई उद्धार नहीं हुआ है। उनकी सरकार में जहां जहां उद्धार हुए सबको मालूम है। किसी पे 307 मुकदमे, किसी पे कुछ मुकदमे, कोई कहीं दलाली कर रहा है, कोई कहीं गुंडागर्दी कर रहा है, कोई कहीं। सबसे ज्यादा गुंडाई मुसलमानों की उसी सरकार में होती है। अच्छा अच्छा। मोदी जी जो है इस बार मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को लेकर के चल रहे हैं ना, आपका कहना है? अल्पसंख्यकों को लेकर चल रहे हैं। इस बार नहीं, पहले से ही चल रहे हैं। अच्छा, पहले 2014 से चल रहे हैं मोदी जी। यहाँ तो सरकार योगी जी मानने मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश में तो 17 से आए, मगर 2014 से ही मोदी जी लेकर चल रहे हैं मुसलमानों को सब। अच्छा अच्छा। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? अशफाक सैफी, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ। जी जी। अशफाक सैफी जी, थोड़ा सा हमारे दर्शक को आप डॉक्टर कलाम जी के बारे में बताइए। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ जो जिस परेशानियों में, जिस कठिनाइयों में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो किसी से छुपा नहीं है। और उन परिस्थितियों में से वो निकल कर आए उस मुस्लिम कौम से जहाँ पर उनके पास पढ़ने के लिए फीस के पैसे भी नहीं थे। जी जी। और यहाँ तक कि जब उनकी एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जी जी। आप जब पढ़ाई आपकी पूरी हो गई तो आप नौकरी के लिए इंटरव्यू आया, कौन आया, वो वहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आए और चांस वाली बात रही, वो वहाँ से फेल हो गए। जी जी। और फेल हो गए तो इतने दुखी थे क्योंकि उनके पास वापस घर जाने के लिए किराया भी नहीं था। तो वो एक वृंदावन है यहाँ हरिद्वार के किनारे जाकर वो गंगा मैया के किनारे बैठकर वो सोच रहे थे कि मैं आखिर क्या करूं। जी जी। वहां पर एक संत थे, जब वो निकल कर आए उन्होंने देखा ये युवा उदास है और नहर के किनारे, गंगा जी के किनारे बैठा हुआ है। जी जी। तो कहीं ये दुखी है, इससे मैं बात करूं। जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि साहब मैं बड़ी मेहनत की पढ़ाई में और मैं यहाँ इंटरव्यू में फेल हो गया। तो महात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही। जी जी। हो सकता है उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने आपको इससे बड़े काम के लिए बनाया। जी जी। तो आप आइए और मेरे यहाँ रहिए। उन साधु महात्मा के कुटिया में वो रहे और 1 महीने बाद जब वो गए तो आज देश के महान वैज्ञानिक बने। जी जी। तो निश्चित रूप से ये देश जो है हमारा
गंगा जमनी तहजीब का देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों को बराबर का मौका मिलता है। इसी कड़ी में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने डॉक्टर कलाम के नाम से जो अवार्ड और जो स्टार्टअप योजना शुरू की है, उस योजना का लाभ समाज के पिछड़े गरीब जो युवा है, जो नया रोजगार अपना शुरू करना चाहते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, वो संसाधन इस स्टार्टअप योजना के माध्यम से हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी और उनको अच्छे वो रोजगार के उपलब्ध मौके हैं उनको मिले और वो देश के बड़े व्यापारी बने। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से आप क्या प्रेरणा लेते हैं? उनकी प्रेरणा से ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने, जब वो एक देश के महान वैज्ञानिक बने, तो अमेरिका ने उनको ऑफर किया कि आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और आपके इस देश में कोई कदर नहीं है और हम इससे बढ़िया आपको मौके देंगे, इससे बढ़िया हमको तनख्वाह देंगे और इससे बढ़िया आपको मौके उपलब्ध कराएंगे, संसाधन देंगे। उन्होंने कहा कि आप मुझे कुछ भी दे दीजिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इस धरती माँ से प्रेम है और इस धरती माँ के लिए मैं अपने प्राणों की न्यौछावर कर दूंगा और इसी के लिए मैं काम करूंगा। ये हमारे देश के युवा मुसलमानों के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा सबसे पहले देश है, देश से बढ़कर कुछ नहीं है और इसी का परिणाम है। आपको मैं एक घटना और याद दिलाना चाहता हूँ। जब हमारे कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे, उनके परिवार के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हमारे परिवार के जो लोग हैं अजमेर जाना चाहते हैं। तो चूंकि राष्ट्रपति होने के कारण उनके पास सारे संसाधन थे, वो चाहते उन संसाधनों का उपयोग करते, सरकारी तंत्र का उपयोग करते, और उन्होंने नहीं किया। वो जो भी उसका किराए का, आने जाने का, ख्वाजा गरीब नवाज के दीदार करने का जो भी खर्चा आया, वो उन्होंने अपनी सैलरी में से दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण ईमानदारी का आपको मिल नहीं सकता है। और जब वो राष्ट्रपति से वो रिटायर्ड हुए तो उनके हाथ में एक सूटकेस था, अटैची थी, जिसमें 2 सूट थे। जी। इससे बड़ा उदाहरण ईमानदारी का और देशभक्ति का आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। जी, नमस्कार सर। जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम हाजी सलीम है। मैं उत्तर प्रदेश से भाजपा का जिलाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक मोर्चे का। और माननीय हमारे अब्दुल कलाम जी पूरे देश के समर्पित ऐसे व्यक्ति जो हम कभी सोच में भी नहीं हो सकते थे कि इस तरीके के हमारे अब्दुल कलाम हो गए, खाली किताब लेके आए और किताब लेकर चले गए। जी। उनके लिए हम समर्पित हैं और उन्हीं के आधार पे हम अपने भाइयों को और उनको ये कहना चाहते हैं कि जो अब्दुल कलाम की सोच थी, उस सोच के आधार पर हमें और आपको सबको चलना चाहिए। अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मैं रफाकत हसन, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, पानीपत। जी। आप थोड़ा सा हमारे दर्शक को बताइए, डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ के बारे में बताइए। देखिए, डॉक्टर कलाम स्टार्टअप यूथ जो है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से माइनॉरिटी को लेकर एक सोच पूरे देश में बनाई है, इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा डॉक्टर सिद्दीकी साहब ने जिस तरह से डॉक्टर कलाम का एक अपने आप में एक नाम है, जिसने दुनिया को दिखाया कि भारत भी अग्नि मिसाइल कैसे तैयार कर सकता है, कैसे आगे बना सकता है, जिसने अग्नि मिसाइल बनाई, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे। ऐसे महान आदमी के नाम पे डॉक्टर कलाम यूथ स्टार्टअप रखा है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जमाल सिद्दीकी जी का और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, हमारे प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी का, तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से, पूरा मुस्लिम समाज दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है कि इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने एक सोच के तहत आगे बढ़ाई है, हम सब इसके लिए उत्साहित हैं। और इसी नाते से आज भारतीय जनता पार्टी पानीपत की हमारे जिले के उपाध्यक्ष सचिव और मोर्चे की पूरी टीम आपके समक्ष आज यहाँ दिल्ली में आई है और इसको देखने के लिए आए हैं। जिन लोगों ने अप्लाई किया था, आज उनको सबको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर कलाम साहब का जो एक नाम था, जिस नाम से लोग जानते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी सोच को आगे बढ़ाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुनीर गुजर। मुनीर जी, थोड़ा सा आप ये बताइए हमारे दर्शक को कि आज के इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? सर, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये है, जिस तरीके से आज युवा साथी हमारे जो देश के लिए काम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जी।
उन लोगों का उत्साह बढ़ाया जाएगा ताकि वो देश के लिए और उत्साह के साथ काम कर सके। अच्छा, ये जो अभी प्रोग्राम हो रही, इसकी स्थापना कब हुई थी? प्रोग्राम की हाँ, स्थापना का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे जितने भी मोर्चे के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मुसलमान इससे जुड़ करके आज देश के लिए काम करने के लिए जो है उत्साहित हो रहा है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं। सर मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे अपोजिट नेता जो है वो बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ व सिर्फ मुसलमानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ग्रोथ जो हुआ था मेरे सरकार में हुआ था। देश के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिसने मुस्लिम महिलाओं की चिंता करी, मुसलमानों की चिंता करी, मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए 2014 से पहले का रिजल्ट उठा के देखिए, यूपीएससी का आप कितने मुस्लिम बच्चे आईएएस आईपीएस बनते थे। आप 2018-19 का रिजल्ट देखिए, आप 2021 का रिजल्ट देखिए, 50-50 बच्चे आईएएस आईपीएस मुस्लिम समाज के बन रहे, तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। अगर पारदर्शिता होती तो इंटरव्यू में वो बच्चे फेल हो जाते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सबको मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। और मुझे लगता है जितनी तरक्की मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करी है, मुझे नहीं लगता कि जब से कांग्रेस ने मुसलमानों को अति पिछड़ा रखा है, अच्छा, एजुकेशन से दूर रखा है, जी। वोट बैंक अपना बना के रखा है, तो कांग्रेस ने तो हमें इस्तेमाल किया है। जी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अपने वोट को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। तो मुसलमान अगर जागरूक हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जागरूक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने में मुसलमानों का जिस तरह से आगे लेकर आए हैं, चाहे वो एजुकेशन का माध्यम हो, नौकरी का माध्यम हो, बिना भेदभाव के अच्छा, हर फील्ड में मुसलमानों को आगे बढ़ा रहे। अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की जो लीड थी, क्या हमारी बहन सोफिया कुरैशी क्या मुस्लिम महिला नहीं थी? जी बिल्कुल थी। तो अगर मुस्लिमों के साथ में भेदभाव होता तो क्या डॉक्टर सोफिया कुरैशी से काबिल अफसर नहीं थे? हमारे पास में थे। लेकिन डॉक्टर सोफिया कुरैशी ने जिस तरह से हिंदुस्तान में सिंदूर ऑपरेशन का प्रतिनिधित्व किया और जिस तरह से पाकिस्तान जैसे गद्दार देश को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने किया है, तो वो एक सराहनीय काम है। और उसमें कोई भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है, चाहे वो युद्ध का मोर्चा हो, नौकरी का मोर्चा हो, किसी भी चीज का मोर्चा हो, तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का अच्छा राय ली है और अच्छा किया है। जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जो है देश में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ, आज तक उन पार्टियों ने कभी ऐसा काम नहीं किया। जैसे गुंडा राज था, बदमाशी का काम था, पहले बहुत लेवल पर था, लेकिन आज गुंडा राज जो था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। अच्छा, रात का टाइम हो या किसी टाइम का भी कोई समय हो, कहीं निकल जाओ, बिल्कुल सारा डर हो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। लेकिन केजरीवाल जी बोल रहे हैं जी अभी विपक्ष से कि हमारा जब सरकार थी उस समय सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अभी मतलब एक तरह से देखा है तो अलग अलग चीजें हो रही है एनसीआर में। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एनसीआर में तो देखो भाई साहब, ये तो केजरीवाल जी की सरकार है। केजरीवाल जी सरकार ने कोई इतना अच्छा काम तो किया नहीं। जो भारतीय लोग जो मुखालिफ पार्टी होती है सब कीचड़ उछालते हैं सबके ऊपर। अच्छा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का कार्यकर्ता बोले तो दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है ना, बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको समझना काम करना चाहिए। अच्छा, और दिल्ली के लोग जो है समझ रहे हैं इस चीज को, कोई सी बात भी नहीं है। तो जो विपक्ष के लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं जी, बिल्कुल। विपक्ष के लोगों को तो काम जो है ना कीचड़ उछालने का होता है, और विपक्ष का भी जो है सरकार के बारे में गलत ही लोगों को जो है ना रास्ता दिखाएगी। बस सरकार को कोई मुद्दा मिलना चाहिए हमने कि कोई इस तरह का मुद्दा मिले सरकार को जो हम बांध के इकट्ठा करें, मतलब वरना सरकार जो है बहुत अच्छे लेवल पर काम करे दिल्ली के लिए। सब लोग खुश है दिल्ली के बारे। जी, तो सर हमारे दर्शक को आप ये बताइए कि आपको स्टार्टअप और सोशल वर्किंग का आइडिया कहाँ से आया और कैसे आया? बिल्कुल, जो मेरा स्टार्टअप है वो जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था तो उस टाइम पे हम लोगों को लगा कि नहीं, वी आर गेटिंग अ चांस टू ग्रो। और कोविड जस्ट खत्म हुआ था और उसके बाद लोगों में बहुत सारे रोजगार की समस्या आ गई, लोगों के जॉब्स चले गए। जी, तो लोग
जॉब्स के लिए जूझ रहे थे, नोएडा आकर मैंने देखा कि यहाँ लोग जो है ना जॉब के लिए तो जूझ ही रहे, लेकिन जो कंपनीज है उनको भी कैंडिडेट्स चाहिए, मैन पावर चाहिए काम करने के लिए जी। तो उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उस ब्रिज का जो गैप था उसको फिल करने के लिए हमने अपने स्टार्टअप को स्टार्ट किया। साथ में हमने वोमेन एम्पावरमेंट, जो घर पे बैठी हुई महिलाएं जो काम नहीं कर सकती बाहर निकल के, या जिनके छोटे छोटे बेबीज हैं, उन लोगों को भी हमने चांस दिया ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिकेशन, देयर क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ों पे। उसके बाद अभी हम लोग एक मतलब स्टार्टअप और एक सोशल वर्क, इन दोनों को कंक्लूड करेंगे आप। तो अभी हमने इसको एक ऐसा विस्तारवाद तक पहुंचा दिया है कि आज भारत के हर जगह से लोग रिमोटली हमारी कंपनीज में काम कर रहे हैं, और वो लर्निंग एंड अर्निंग दोनों चीज़ों का साथ में मतलब उनको सबल ये मिल रहा है। आप अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे। हाँ जी, हमारी कंपनी एक HR स्टार्टअप है, HR कंसल्टिंग स्टार्टअप है, जो कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करती है जी जी। उसकी एड्स हम लोग चलाते हैं डिफरेंट पोर्टल्स पे, वहाँ से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और जॉब पाते हैं। तो ये एक जो बेरोजगारी का जो एक सीन चल रहा है अपने देश में पूरी तरह से, उसमें कुछ तक हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ सही हो। अच्छा, अगर आपकी इस फील्ड में यूथ आते हैं तो आगे का उनका क्या फ्यूचर रहेगा? बहुत अच्छा फ्यूचर है, फ्यूचर कहीं भी खराब नहीं होता है। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, आप डेली काम कर रहे हैं, आप एक कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर आपको 18 से 20 घंटे काम करना होता है जी। आपका ऐसा है कि बहुत सारी चीजें आपको पीछे छोड़नी पड़ती है इस चीज में। तो यूथ, मैं चाहूंगा कि यूथ बहुत सारे जो भटकते हैं इधर उधर, उनको भटकना नहीं चाहिए और अपना एक स्किल सेट, जैसे लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मीडिया, आप इंटरव्यू कर रहे हो, कोर फील्ड है, बहुत आगे जाओगे। तो ऐसी ही चीजें हैं, मतलब आप सोच रहे हो बस 4 चीजों के बारे में, ऐसा नहीं एक चीज के बारे में सोचो, आप उसको लेके आगे बढ़ो, बहुत आगे जा सकते हो एक स्किल सेट पे काम करने में। जी जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम इफ्तिखार आलम है, मैं आइडियल एजुकेशन पॉइंट का संस्थापक हूँ जी जी। जो कि पिछले 9 साल से मैं यही आइडियल एजुकेशन पॉइंट दिल्ली में चला रहा हूँ। और यहाँ पर आने का मकसद यही है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हम लोग के लिए बहुत बड़े आइडियल हैं, और आज के ज़माने में, आज के दौर में जो इधर उधर लोगों को फॉलो कर रहा है, बेहतर तरीका यही है कि डॉक्टर कलाम साहब को ही फॉलो किया जाए, क्योंकि इनके बारे में जब पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिसाइल मैन है, बहुत सारा देश के लिए इन्होंने किया है। तो आज के हर युवा को, बल्कि हर पीढ़ी को इन्हीं के तरीके पर चलनी चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। और हम लोग का मिशन यही है कि अभी हम लोग अपनी संस्थाओं में बच्चों को इसीलिए प्रेरित कर रहे हैं। जी जी, बताइए क्या बोल रहे हैं? और अभी हमारा मिशन यही है कि 15 अगस्त को, क्योंकि हमारी संस्था 15 अगस्त को ही ओपन हुआ था, तो 15 अगस्त को पूरे 9 साल हो जाएंगे। तो 15 अगस्त के मौके पर हम लोग अभी एक स्टार्टअप करने वाले हैं, जिस स्टार्टअप में हम लोग ये रखेंगे 20 स्टूडेंट्स को हम लोग अपने यहाँ पर रखकर फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाएंगे, ताकि अच्छे स्कूल्स में कहीं पर एडमिशन हो जाए। अच्छा अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपका यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है? सर, यहाँ पर आने का मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जो जितने भी यूथ है, स्टार्टअप अवार्ड यहाँ पर आज वितरित किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग अपने अपने फील्ड के, तो इनसे मिलने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। अच्छा। और सबसे मेन चीज़ है कि आज वो दिन है जिस दिन का बहुत बेसब्री से पिछले 1 साल से इंतजार था, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पर आया था, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला था। तो मैं आज आया हूँ, तो आज तो पिछली बार से बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी वहाँ पर, तो मैं वही सारी चीज़ सीखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, आपके फील्ड में अगर यूथ आना चाहे तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और क्या मतलब फ्यूचर है आगे का? सर, हमारे फील्ड में आने के लिए बहुत सारे फेजेस हैं। मैं खुद, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पर डाउनफॉल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जब तक फाइनेंस बढ़िया रहता है, इंसान का जब पॉकेट तगड़ा होता है, तो ये होता है। अभी मैं आ रहा था तो एक वीडियो देख रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का, बता रहे थे कि डॉक्टर साहब APJ अब्दुल कलाम साहब, एक टाइम ऐसा आया था जब वो एंट्रेंस देने गए थे इंडिया के लिए, तो वहाँ पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो बहुत ज़्यादा वो पैसे अपनी बहन से लेकर गए थे, उन्होंने दिया था। तो उन्होंने कहा कि बहन, मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, जैसे होगा मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। अच्छा। तो वापस नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो सुसाइड करने जा रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पर एक स्वामी जी मिले, मुझे याद नहीं ध्यान से उतरिया कौन स्वामी जी थे। तो देखा, मतलब बहुत ज़्यादा
घुमरा रहे थे, इधर घूम रहे थे, तो घूमने के दौरान तो देखा कि यार कोई युवा है इधर उधर क्यों भटक रहा है। तो उनको बोला क्या हुआ, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि सर ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, अच्छा। तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हारे लिए किसी भगवान ने बेहतरीन चीज दिया होगा, तुम अगर इसलिए नहीं बने हो, तुम किसी और चीज के लिए बने हो, तो जाओ अपनी किताबें उठाओ और वहां पर जाके पढ़ाई करना शुरू कर दो, और पढ़ने के बाद आज ये चीज नहीं हुआ तो कल बढ़िया चीज होगा। और आपके सामने है, एक टाइम था कि दूसरा देश एक अलग तरीके से अपने पावर पर गुमान कर रहा था, उसके बाद इन्होंने मिसाइल बनाया, तो जितना पावरफुल कंट्री था सब झुक के सामने लगे। अच्छा, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम गणेश दुबे, मैं जनपद भदोही से हूँ। मेरा नाम गणेश दुबे है, मैं गणेश टी फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। आप अपने फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। फाउंडेशन सर मेरी छोटी संस्था है गणेश टी फाउंडेशन, जो वृक्षारोपण के लिए कार्य करती है, गरीबों के लिए काम करती है। और मेरा प्रयास है कि पूरे भारत में पेड़ लगाए जाएं, और बल्कि केवल फोटो सेशन के लिए पेड़ न लगाए जाए, बल्कि पेड़ लगा के पेड़ बचाए भी जाए। और मैं अपनी टीम के साथ अब तक सर कम से कम 10,000 पौधे लगा चुका हूँ। उत्तर प्रदेश भदोही में, बनारस में, नई दिल्ली, करोल बाग जोड़ के अंदर हम लोगों ने 2700 पौधे तैयार किए सर। अच्छा जी सर। तो आज की इस प्रोग्राम में आपका आने का मेन उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम में देखिए सर, सबसे मेन बात है कलाम साहब को सबसे पहले मेरा सलाम है। और आज का पूरा दिन कलाम साहब के लिए, क्योंकि बहुत लोग यहाँ आते हैं और बहुत कुछ हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। और हम लोग बाकी जो कार्यक्रम का आयोजक है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ उन्हें कि कम से कम 500 की संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हैं, और लोग कुछ न कुछ यहाँ पे सब सीखेंगे। जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपके फाउंडेशन में कितने लोग होंगे? हमारे फाउंडेशन में कम से कम 200 प्लस सदस्य हैं, और सभी लोग सर अपने जन्मदिन पर एक एक पेड़ लगाते हैं। अगर उनके यहाँ कोई भी शुभ अवसर होता है तो जरूर पेड़ लगाते हैं। और हमारे पूरी टीम के जितने भी सदस्य हैं सब सक्रिय रूप से सर काम करते हैं। अच्छा जी सर। तो आज आप यहाँ पे कुछ अपना प्रेजेंट करना चाहेंगे कि आप लोग सिर्फ देखने के लिए आए हैं? हम देखिए देखने भी आए हैं, और बाकी मौका अगर मिलेगा तो मैं निवेदन करूंगा जितने लोग आए हैं सब लोग एक पेड़ लगाएं और इस धरती को स्वच्छ बनाएं। और डॉक्टर सालक जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए थे? मैंने भारतीय जनता पार्टी के पेज पर एक देखा था कलाम स्टार्ट अवार्ड, तो वहाँ पर मैंने अप्लाई किया था। तो अप्लाई करने के बाद मेरे को कॉल आया था कि आप इस पर अटेंड कीजिए, शॉर्ट लिस्टेड में हुआ था। तो मैं इसलिए आया, और आकर मुझे अच्छा लगा कि जो देश के अंदर ऐसे युवा लोग हैं जो सिर्फ खुद रोजगार नहीं करते हैं बल्कि दूसरों को रोजगार लगाने का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का यहाँ आकर देखा और उनका जो मनोबल बढ़ाया वो काबिल तारीफ था। और मोदी जी का जो सपना है कि युवाओं को सबसे ज्यादा मौका मिले, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, युवाओं को हमेशा आगे आने के लिए जो आह्वान किया गया, उसमें ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्टार्टअप जो अवार्ड है वो काबिल तारीफ है। अच्छा, यहाँ पर आकर क्या सीखने को मिला? यहाँ आकर सीखने को ये मिला कि सबसे पहले हमें एक मोटिवेशन करने का मौका मिला कि कोई काम है वो मुश्किल नहीं है, अगर आप करने के लिए आपके पास जज्बा हो। हर एक मोटिवेशन जिसने बताया कि अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो आपके लिए वो मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए। जज्बा। जी। और उसके पीछे पैसे भी तो लगते हैं जज्बा के साथ साथ। पैसे लगते हैं, तो आजकल मोदी जी ने स्टार्टअप के लिए बहुत सारे लोन की भी स्कीम है, और सारे भी सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर करने वाला बंदा काम करने वाला होता है। अच्छा, मोदी सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है जी। जैसे सपोर्ट इस टाइप से सपोर्ट मिलता है, थोड़ा सा बताइए। जैसे अगर आप मुद्रा लोन, अगर कोई भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो तो मुद्रा लोन मिलता है, वो मुद्रा लोन की तरफ से भी आप कोई भी स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। आपने कौन सा स्टार्टअप किया है, किस चीज का? मैं हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में काम कर रहा हूँ, हेल्थ और एजुकेशन। अच्छा, हेल्थ और एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए कि देखिए इंसान के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। पहला हेल्थ, अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो फिर आप दूसरों की सोच ही नहीं सकते, तो स्वस्थ होना जरूरी है। और स्वस्थ के साथ साथ शिक्षा आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर शिक्षा इंसान की पहचान कराती है, नहीं तो आप मतलब आपकी पहचान ही नहीं है। पहचान जो इंसान की होती है वो शिक्षा से ही होती है। अच्छा, अगर इस फील्ड में यूथ आना चाहे तो वो कैसे अपना स्टेप स्टार्ट करें, कैसे अपना कदम इस साइड रखें? देखिए, यहाँ स्टार्ट शुरू करने के लिए यूथ किस में अपना शुरुआत करना चाहता है, इसके अलग अलग तरीके। अब देखें, कभी एक युवा को रोजगार मतलब सम्मानित किया गया था, उसने चाबी बनाने का काम किया। जी जी। तो ये आपके अंदर आइडियाज होने चाहिए, और जब आपके पास आइडिया होंगे तो सहयोग कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। जज्बा होना चाहिए और उसके पास आइडिया होना चाहिए। अगर आइडिया है
तो फिर कोई काम मुश्किल नहीं। मतलब कि आइडिया होना चाहिए, उसके बाद कोई भी काम मुश्किल नहीं है जी और जज्बा होना चाहिए, है ना? जी जी, नमस्कार। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं आप? बहुत टेस्टी खाना है, बहुत अच्छा इंतजाम है और सभी लोग बहुत पहले खाने के लिए कहा, बाद में मीटिंग होगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना लोग तो पहले मीटिंग करते हैं, बाद में खाना देते हैं। अच्छा, खाने में किसी चीज की कमी है कि सब बराबर है? सब बराबर, बहुत बढ़िया। बस ये है अल्पसंख्यक का प्रोग्राम है, बिरयानी की कमी है। वो बिरयानी बननी चाहिए, है ना? एक चीज की कमी महसूस हो रही है आपको, है ना? बिरयानी की। अच्छा, आपको भी महसूस हो रही है? नहीं होना चाहिए और अच्छा है खाना तो बहुत बेस्ट टेस्टी है? टेस्टी है अच्छा, स्पेशल ऐसा खाना है सर? बहुत बेहतरीन खाना है किसी चीज की कमी? नो 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 बिल्कुल एकदम सब ओके शादी के बोल रहे हैं कि बिरयानी होनी चाहिए। नहीं 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 सदाबहार सबके लिए खाना है एकदम